है, फटाफट फटाफट, पेन पेपर की जरूरत नहीं है, सोचो और जवाब दो क्विकली क्विकली। ठीक है, और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आए पूछना मेरे से, वहीं पे मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन इन इंडिया 50 हर्ट्ज। Frequency of AC means in India is 50 hertz. It is 60 in USA. Right? Root mean is square is, बोलो इधर से, ये कुछ बोलते नहीं है। गुड इवनिंग। आर्यन कितना? वन बाई रूट टू टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। If the instantaneous current is this, what will be the RMS current? Instantaneous current is this. तो instantaneous current क्या होता है? I नॉट cos ओमेगा t प्लस फाइव लिख सकते हैं ना। तो I नॉट कितना हो गया? 2। तो I RMS कितना हो गया? I नॉट बाई रूट टू, दैट इज रूट टू। 2 बाई रूट टू इज रूट टू। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। इफ वी रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन एसी सर्किट, द आरएमएस वैल्यू V अपॉन रूट टू। ठीक है, alternating current can be measured by, right? Here are 3 different type of meters. मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था। उसमें क्या है, कॉइल घूमती है, कॉइल घूमती है बिकॉज ऑफ टॉर्क, और टॉर्क डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ऐसे, तो मूविंग कॉइल कभी ऐसे घूमेगी, कभी ऐसे घूमेगी, कभी ऐसे घूमेगी, तो वो नहीं घूमेगी, क्योंकि 50 हर्ट्ज मीन्स बहुत तेजी से चेंज होना, तो इतनी तेजी से वो चेंज हो नहीं सकता, तो वो घूमेगी ही नहीं। तो इसलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एसी के लिए क्या रीड करेगा? एवरेज करंट, यानी 0। हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर एमीटर में क्या होता है, एक वायर होता है, वो गर्म होता है, उससे हम करंट मेजर करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट, हाँ वो बीच बीच में हो रहा है थोड़ा, अभी कहता हूं। हॉट वायर एमीटर में एक वायर गर्म होता है, तो यूजिंग द हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट को यूज करके हम मेजर करते हैं। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? I स्क्वायर RT। तो कितना हीट डेवलप हुआ उससे हम करंट मेजर करते हैं। अब हीट में आरएमएस की डेफिनेशन मालूम है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की डेफिनेशन, रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी इज सेम एज ऑफ डीसी विच वुड प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो जितना डीसी हीट प्रोड्यूस करता है उतना आरएमएस हीट प्रोड्यूस करता है। 10 एम्पियर डीसी जितना हीट प्रूव करेगा, 10 एम्पियर डीसी जितना हीट जनरेट करेगा, 10 एम्पियर आरएमएस एसी भी उतना ही हीट जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये हॉट वायर मीटर दोनों के लिए यूज हो जाएगा, डीसी के लिए भी और क्या मेजर करेगा? आरएमएस। तो एसी में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर होता है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने का काम आता है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसको मेजर करने के काम में आता है। ठीक है, तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का करंट से कोई लेना देना ही नहीं है। सो व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस? हॉट वायर एमीटर, राइट। ऑल्टरनेटिंग करंट 2 टाइप के मीटर से मेजर होती है, नोट करने तो कर लो। एक हॉट वायर एमीटर और एक मूविंग आयरन एमीटर। आयरन, हॉट वायर एमीटर एंड मूविंग आयरन एमीटर। जैसे मूविंग कॉइल में तो टॉर्क रोटेट करती है,
आयुष हो गए ठीक अभी? राइट। मूविंग कॉइल में कॉइल रोटेट करती है, कॉइल का रोटेशन डायरेक्शन रिलेटेड होता है। मूविंग आयरन में एक आयरन पीस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, नॉर्थ पोल भी आयरन पीस को अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल भी अट्रैक्ट करेगा, तो वो हमेशा होगा। सो दो टाइप के मीटर से, एक हॉट वायर एमीटर और एक मूविंग आयरन मीटर, राइट? मूविंग आयरन मीटर, नॉट मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमेशा 0 रीड करेगा एसी के लिए। नेक्स्ट, क्विकली बताते जाओ, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। नहीं, मैंने नहीं भेजी, अभी क्लास के बाद भेज दूंगा। The average EMF during the positive half cycle of the AC is, during positive half cycle average कितना होता है? 2E0 by pi, और फुल साइकिल एवरेज 0, फुल साइकिल एवरेज 0, राइट? नेक्स्ट, हॉट वायर एमीटर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ AC एज वेल एज DC, दोनों के लिए यूज हो सकता है। इन ए सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 0 रेजिस्टेंस, एन इंडक्टेंस ऑफ 0 रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है इसका? इंडक्टर मीन्स ए कॉइल, इसको हम चोक कॉइल भी बोल देते हैं। इंडक्टर मीन्स अ कॉइल एंड दैट कॉइल इज यूजुअली कॉल्ड एज चोक कॉइल, क्योंकि एक कॉइल में एक वायर यूज होता है, तो वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो इंडक्टर कभी भी बिना रेजिस्टेंस के नहीं होता, ठीक है? इनफैक्ट कोई भी डिवाइस कभी भी बिना रेजिस्टेंस के नहीं होता, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में करंट तो फ्लो करेगा ही, और करंट फ्लो करेगा तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा ही। लेकिन हम बोलते हैं आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर मींस रेजिस्टेंस इज 0, ठीक है? तो इन ए सर्किट इंडक्टेंस ऑफ 0 रेजिस्टेंस मींस हमने क्या एज्यूम किया? आइडियल इंडक्टर। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 degree. When AC source is connected across a resistor, what do you say about the phase? Across resistor, the current and voltage are in same phase. C. The reactance of a capacitor at 50 Hz is 10 ohm, the reactance at 100 Hz. 50 Hz फ्रीक्वेंसी में 10 ohm, तो 100 Hz फ्रीक्वेंसी में कितना? रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर होता है 1/ωc, फ्रीक्वेंसी डबल तो रिएक्टेंस हाफ, तो फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो रिएक्टेंस हाफ हो गया, तो 10 का हाफ कितना? 5। And the same question for inductor, 50 Hz में 10 ohm, तो 100 Hz में for the inductor XL is equal to omega L, फ्रीक्वेंसी डबल तो रिएक्टेंस डबल, तो ये 20 हो जाएगा, राइट? तो कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रिएक्टेंस कम होता है, इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रिएक्टेंस बढ़ता है, ओके? Now 12, 13, 14. In an LCR circuit, the energy is dissipated in. इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, राइट? क्यों नहीं होती? क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, पहले एनर्जी आएगी, जब चार्ज होगा, जब डिस्चार्ज होगा तो एनर्जी जाएगी, तो जितनी एनर्जी आती है उतनी चली जाती है। सेम ऐसे इंडक्टर में होता है। तो एनर्जी किस में कंज्यूम होती है? सिर्फ रेजिस्टेंस में।
In LCR circuit, the capacitance is changed from C to 4C for the same resonant frequency. The inductance should be changed from L to कितना? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है 1/2π√LC। अगर C को 4 टाइम्स कर दिया तो L 1/4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? L/4. So what we need is L/4. Now, power delivered by NAC source of angular frequency omega to LCR circuit is maximum. Current is maximum when circuit is at resonance. Current is maximum when circuit is at resonance. जब current maximum तभी power भी maximum. तो power कब maximum होगी? जब resonance होगा। और resonance कब होगा? जब XL is equal to XC होता है। This is the condition of resonance. XL is equal to XC. So this is omega L is equal to 1/ωc. समझ में आ रहा है बच्चों? आर्यन, राइट, हो गया? नेक्स्ट बोलो। In an LCR series AC circuit, the voltage across LCR are L में V1 यानी VL is equal to V1, VC is equal to V2 and VR is equal to V3. So the voltage of the source is, कौन सा होगा? वोल्टेज होता है √VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। ये VL माइनस VC या VC माइनस VL दोनों हो सकता है। तो कौन सा आ गया? थर्ड, फर्स्ट है ना। एक चौक कॉइल अभी बताया मैंने, हाई इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस। हाई इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस कॉइल को हम चौक कॉइल बोलते हैं, राइट? The average power dissipated in a pure inductor carrying an alternating current of RMS value I is half Li square 0. AC में इंडक्टर में एवरेज पावर 0 होता है, ठीक है? तो बच के रहना इन क्वेश्चन से। AC में इंडक्टर में और कैपेसिटर में एवरेज पावर 0। Next, 18. An alternating current of frequency F is flowing R and a choke L in series. Impedance. Impedance होता है सिर्फ अगर इंडक्टर है तो, वैसे टोटल होता है XL माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि इसमें कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर नहीं है तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और XL कितना होता है? 2πfL। तो कौन सा आएगा? सेकेंड। 19, कभी तुमने वायर देखा है? कोई भी वायर छील के देखो, उसमें बहुत सारे तार होते हैं, एक सिंगल तार नहीं होता। कभी सोचा है एक सिंगल तार की जगह पतले पतले इतने सारे तार क्यों यूज करते हैं? एक तार नहीं होता,
बहुत सारे ऐसे ट्विस्टेड होते हैं और वो भी ऐसे ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। तो एक वायर क्यों नहीं होता? डीसी में आप सिंगल वायर यूज करो या मल्टी स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं बहुत सारे स्ट्रैंड होना, मल्टी स्ट्रैंड। सिंगल वायर यूज करो या मल्टी स्ट्रैंड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसी में प्रॉब्लम क्या होती है? अगर ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है तो एसी की जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं? करंट पर यूनिट एरिया, वो यूनिफॉर्म नहीं होता। डीसी में करंट डेंसिटी पूरे वायर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। एसी में करंट डेंसिटी सरफेस पे सबसे ज्यादा होती है। करंट डेंसिटी सरफेस पे सबसे ज्यादा होती है, तो जो अंदर का एरिया होता है वो यूजलेस होता है, ठीक है। तो हमको लो रेजिस्टेंस के लिए ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए होता है। सरफेस एरिया ज्यादा कब होगा? जब हम बहुत सारे स्ट्रैंड यूज करेंगे, जब मल्टी स्ट्रैंड। अगर सिंगल स्ट्रैंड यूज किया तो ये सरफेस एरिया है, अगर इसी को मल्टीपल उसमें डिवाइड कर दिया तो बहुत सारे क्रॉस सेक्शन हो गए ना, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए एसी में हम हमेशा मल्टी स्ट्रैंड यूज करते हैं, डीसी में कोई भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। डीसी में तो टोटल एरिया चाहिए होता है, एसी में सरफेस एरिया मैटर करता है, ठीक है। तो मल्टी स्ट्रैंड फॉर एसी एंड डीसी के लिए कोई भी चलेगा। तो एसी के लिए हमेशा मल्टी स्ट्रैंड और डीसी में कोई भी चलेगा। समझ में आया बच्चों? आयुष? Right. Next. A choke coil is preferred to a resistance for reducing current in an AC circuit. देखो, कहीं पे हमें करंट रिड्यूस करना होता है तो हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस यूज करते हैं। रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो करंट रिड्यूस हो जाता है। हमें करंट कहाँ रिड्यूस करना होता है? कई जगह हो सकती है, जैसे हमें फैन की स्पीड कम करनी है तो हम क्या करते हैं? एक रेगुलेटर यूज करते हैं सीरीज में। रेगुलेटर में अब हमें रेजिस्टेंस यूज करना चाहिए या इंडक्टर यूज करना चाहिए? इंडक्टर यूज करेंगे तो इंडक्टर एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस एनर्जी कंज्यूम करता है। तो विच वन इज बेटर? इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। तो इसीलिए दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ द रेगुलेटर। पहले इतना बड़ा रेगुलेटर आता था, खट 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 4-5 नंबर होते थे, अब इतना सा रेगुलेटर आता है, ऐसे घुमाओ, ठीक है। तो ये जो अभी आते हैं ये इंडक्टर बेस्ड रेगुलेटर होते हैं, और जो पहले आते थे वो रेजिस्टेंस बेस्ड रेगुलेटर, क्योंकि रेजिस्टेंस बेस्ड रेगुलेटर एनर्जी कंज्यूम करते थे तो इसलिए धीरे धीरे उनको नॉर्मल रेगुलेटर से रिप्लेस कर दिया, राइट। तो choke coil consumes less power. In LCR circuit at resonance, the current, रेजोनेंस में करंट का फेज क्या होता है? रेजोनेंस में एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, तो इनका कोई इफेक्ट सर्किट में नहीं होता। टोटल इफेक्ट इंडक्टर और कैपेसिटर का मिला के 0 हो जाता है। तो टोटल इफेक्ट किसका हुआ? सिर्फ रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगा, तो इज ऑलवेज इन फेज ऑफ वोल्टेज। इन 4 ग्राफ में से कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी XC इज इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा बढ़ेगा तो XC कम होगा, तो कौन सा ग्राफ आएगा? ये वाला, ठीक है। इसको इनवर्स ग्राफ बोलते हैं, ठीक है बच्चों? आयुषी, जया, ये मैं असाइनमेंट बाद में भेज दूंगा, ठीक है। नाउ द सेम क्वेश्चन फॉर इंडक्टर।
इंडक्टर के लिए कौन सा ग्राफ सुटेबल है? एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी, कौन सा होगा? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, और इसको बोलते हैं लीनियर वेरिएशन। दैट इज कॉल्ड लीनियर वेरिएशन व्हेन इट इज लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी, तो इट इज कॉल्ड लीनियर वेरिएशन। तो स्ट्रेट लाइन होता है, तो फर्स्ट ग्राफ होगा, राइट? ये बी और सी, बी इज ये चेंज फास्टर है, जैसे जैसे वोल्टेज फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है वो और बढ़ता जा रहा है। सो दिस आई कैन राइट एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये पैराबोलिक होगा, ठीक है, राइट? और ये वाला ग्राफ होगा एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू हाफ पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये वाला ग्राफ। और ये ग्राफ हो गया एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट? ये ग्राफ होता है वो कांस्टेंट, बाद में बताता हूं, k माइनस एक्स कर लो, y इज इक्वल टू k माइनस एक्स। जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू कम होती जाएगी, k इज सम कांस्टेंट, ओके? चलो जल्दी जल्दी बोलो। एक्सपेक्टेड है तुम्हारे एग्जाम में 50% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, और इनको भी गलत करके आओगे तो फिर देख लेना, डूब मारने वाली बात होगी। इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड। इंडक्टर में लैग करती है, कैपेसिटर में लीड करती है। द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट हैज द वैल्यू। पावर फैक्टर क्या होता है? एक इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये इम्पीडेंस, ये फेज, ये रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब एक्सएल माइनस एक्सी। तो cos फाई इज पावर फैक्टर, तो cos फाई होता है R बाई जेड। तो cos फाई 1 होने के लिए जेड R के बराबर होना चाहिए। cos फाई 1 होने के लिए जेड R के बराबर होना चाहिए। जेड R के बराबर कब होगा? जब ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा? जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा। तो cos फाई 1 होने के लिए या तो सिर्फ रेजिस्टेंस हो या रेजोनेंस, ठीक है? तो when circuit contains only resistors, the another condition is when resonance. Next, a resistance R, inductance L and capacitance C are connected in series. Angular frequency omega, if resonant frequency is omega naught. Omega naught is resonant frequency, यानी omega naught L is equal to 1 by omega naught C. तो करंट लैग होना चाहिए। करंट लैग कब करेगा? करंट लैग करता है इंडक्टर में। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी एक्सएल एक्सी से ज्यादा होगा, तो इफेक्ट इंडक्टिव होगा। एक्सी एक्सएल से ज्यादा होगा तो इफेक्ट कैपेसिटिव होगा। एक्सएल एक्सी से ज्यादा कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा? एक्सी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो करंट लीडिंग होगा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो करंट लैगिंग होगा। तो कौन सा आया? ये। नाउ इन जनरल इन एन एसी सर्किट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0, ये ट्रू, बाकी भी चेक कर लेना। द एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इज 0, नहीं। द एवरेज पावर डिसिपेशन इज 0, नहीं। द फेज डिफरेंस इज 0, नहीं। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, राइट?
हो गया? The same alternating current is flowing in two circuits. The first circuit contains inductance and the other contains capacitance. If the frequency of source is increased in both, तो XL तो हो गया ओमेगा L और XC हो गया 1/ωc. ठीक है, तो और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो XL बढ़ेगा और XC कम हो जाएगा. और XL बढ़ा तो करंट क्या होगी? V/XL. तो XL बढ़ा तो करंट कम हो जाएगी. तो पहले सर्किट में करंट डिक्रीज एंड दूसरे में इंक्रीज. ठीक है, थोड़ा केयरफुली, गलती होने के चांसेस बहुत है. नेक्स्ट, द इंपीडेंस कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस. अब बोलो शिवांशी, कौन सा? आर्यन कौन सा? थर्ड, राइट? Now, next. If current I is equal to I naught flows in a circuit across which an alternating EMF has been applied, then the power consumed in the circuit. Power consumed in circuit is 0. Why? हाँ, पावर एवरेज पावर होती है VRMS, IRMS, cos phi. और phi कितना है इस केस में? π/2. तो phi is equal to π/2, तो cos π/2 0, तो एवरेज पावर इज 0. The potential difference V across and current I flowing in the circuit, V is equal to this and I is equal to this. The power is dissipated is कौन बताएगा? कनिष्का बोलो. 31 का बताएगा कोई? 31 का आंसर 0. कॉस और साइन में फेज डिफरेंस π/2. दिस इज कॉस ओमेगा टी. हाँ, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और I हो गया 2 साइन ओमेगा टी. तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? π/2. और जब फेज डिफरेंस π/2 तो पावर कितना? 0. ठीक है, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना ये असाइनमेंट. नेक्स्ट, an inductance, a capacitance and a resistance are connected in series across a source of alternating voltage. At resonance, the applied voltage and current will have a phase difference of. resonance में अभी बात हुई थी, क्या होता है? फेज सेम फेज में हो जाता है. तो फेज डिफरेंस कितना हो गया रेजोनेंस में? 0. रेजोनेंस में सेम फेज में होता है तो फेज डिफरेंस 0, राइट? फिर आ गया IRMS, I पीक, B. हाँ, कुछ रिपीट हो गए. The reactance of a capacitance at 50 Hz is 5 and 100 Hz फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कम होएगा, फ्रीक्वेंसी डबल तो हाफ, तो कितना हो गया? 2.5. नेक्स्ट, the value of cos phi in LCR at resonance. रेजोनेंस पे cos phi 1. हाँ,
In resonance, power factor cos phi is called power factor, that is 1. What is the unit of power factor? देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस अंदर से खुद फील करने की जरूरत है कि इसमें से कितने क्वेश्चन नहीं हुए तुम लोगों से, ठीक है? खुद फील कर लेना और इसलिए रिवाइज कर लेना। पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई यूनिट नहीं होती कभी भी। पावर फैक्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट, बस ये दो है। इन एन एलसीआर सर्किट देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC, तो ये बेसिकली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होता है तो लैग करता है और कम होता है तो लीड करता है, तो ज्यादा में लैग करना, सो दैट्स करेक्ट। ठीक है बच्चों? आर ऑलवेज इन फेज। एलसीआर सर्किट है तो हमेशा फेज में तो नहीं रहेगा, वो तो फेज डिफरेंस डिपेंड करेगा एल सी और आर की वैल्यू पे। रेजोनेंस में होगा तब होगा। अगर बोला जाए एलसीआर सर्किट में भी सेम फेज तो पॉसिबल है। एंड लास्ट इज डेफिनेशन ऑफ आरएमएस करंट। RMS value of AC is same value of DC, तो कितना? 10 एम्पियर। DC में जिस वैल्यू पे हीट होती है जितनी, उतनी हीट AC में RMS वैल्यू पे होती है। सो दैट इज डेफिनेशन ऑफ RMS। और डेफिनेशन ऑफ एवरेज क्या है? चार्ज। हीट को चार्ज से रिप्लेस कर दो। जब भी सिंपली वोल्टेज या करंट लिखा होता है वो हमेशा आरएमएस होता है। तो इफेक्टिव करंट इज व्हाट? आरएमएस करंट। इफेक्टिव करंट इज आरएमएस करंट, तो आई इफेक्टिव इज इक्वल टू वी इफेक्टिव अपॉन आर। तो वी इफेक्टिव कितना है? 220 एंड आर इज 10 to the power 5। तो 220 इंटू 10 to the power -5, तो 2.2 मिली एम्पियर, राइट? सेकेंड, पहले इसमें करंट निकालो फिर इक्वेशन बना दो। क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस है तो सेम फेज में होगा, तो पहले करंट कितना? 220 अपॉन 50 इंटू 10 to the power -50 इंटू 10 to the power 3, है ना? तो ये हो गया 4.4 मिली एम्पियर, तो 4.4 वाला होगा। अब आगे देखो। अगर हम इसमें I0 निकालेंगे तो उसमें हमें फिर √2। हाँ, एक मिनट, ये तो I हुआ ना। I इज 4.4, सॉरी मैं भी गलत कर रहा था। तो I0 इज 4.4 √2, तो वो आ जाएगा 6.2, करेक्ट? तो या तो ये या ये। अब ओमेगा टी, साइन के साथ क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा कितना? ओमेगा इज 2 पाई एफ, 2 इंटू 3.14 इंटू 50, तो दैट इज 314। तो ये आंसर आएगा, ठीक है? नेक्स्ट, आरएमएस करंट की डेफिनेशन पे बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेडी पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट।
तो वी आर एम एस इज इक्वल टू 10 है, तो हीट एक्स होगा। अगर 10 वोल्ट एक्स हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो आर एम एस 10 में भी हीट एक्स होगा। अब हीट कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर। आपको हीट कितना चाहिए, एक्स बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक्स कितना है, 10 स्क्वायर अपॉन आर। तो v कितना हो गया, 10 बाई रूट 2। तो 10 बाई रूट 2 आर एम एस वैल्यू है जो देगी, और हमें क्या निकाल लिए, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू कितनी आएगी, पीक वैल्यू इज 10 बाई रूट 2 इंटू रूट 2, so that will be 10 volt. Okay, हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, दिशा, जया? आर्यन हो गया? क्या बोला, एक मिनट, क्या बोला आर्यन? थर्ड क्वेश्चन पूछा मैं, हो गया क्या? नहीं समझ में आ रहा आर्यन क्या बोल रहा है, तो टेक्स्ट कर दे, यस नो लिख दे। सर वो बोल रहे हैं, मैं समझ गया। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा खंबा लगा के बोल रहे हैं। हाँ, तेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गया आयुष, यहाँ हमें तो समझ में नहीं आ रहा। सर मैं हेडफोन कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। फोर्थ, देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है सिर्फ इसलिए कि वो कॉन्सेप्ट ही याद हो जाए तुम्हें। एसी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते वैरायटी। द हीट प्रोड्यूस्ड इन a given resistor in a given time by sinusoidal current I naught sin omega t will be the same as that by steady current. RMS वैल्यू और स्टेडी करंट सेम होगी, तो RMS वैल्यू कितनी आएगी, I नॉट बाई रूट 2। ये तो पीक वैल्यू है ना, तो RMS कितनी हुई, I नॉट बाई रूट 2, सेम वैल्यू होगी, है ना। सो आंसर विल बी I नॉट बाई रूट 2। An alternating EMF has peak value. The instantaneous EMF at t is equal to 1 by 600. कुछ नहीं, सिंपल वैल्यू रखो, ये इंस्टेंटेनियस होता है ना। तो V इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा की वैल्यू रखो 2 पाई f कितना 50, और टाइम की वैल्यू रखो 1 बाई 600। 50 इंटू 200, तो ये कितना हो गया, साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री होता है हाफ, तो 10 इंटू हाफ दैट इज 5 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट, an alternating voltage V is equal to 200 root 2 sin 100t is connected to a series combination of 1 microfarad capacitor and 10 kilo ohm resistor. The reading of the ammeter is, ammeter की रीडिंग होती है RMS, ये भी चीजें ध्यान रखना। और हमको दिया है पीक कितना, V नॉट इज 200 रूट 2, तो V इज इक्वल टू 200, राइट। Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस क्या है, कैपेसिटर XC स्क्वायर, तो XC निकालो 1 बाई ओमेगा, ओमेगा कितना है,
100 into 1 माइक्रोफेरेड 10 to the power -6, तो ये हो गया 10 to the power 4, और रेजिस्टेंस भी 10 to the power 4 है. 10 किलो ओम इज 10 to the power 4, तो ये हो गया 10 to the power 4 √2. तो अब कितना आ गया? वी आई इज इक्वल टू 200 अपॉन 10 to the power 4 √2. √2 से तो हो गया 100 √2 और 10 to the power -4, तो ये आ गया 10 √2 मिली एम्पियर. 10 to the power -3 मिली का हो गया, तो 10 √2 मिली एम्पियर, राइट. डन. Now 7th, resistance 10 ohm, capacitive reactance 60 ohm and an inductor coil. Circuit is found to resonate. अगर रेजोनेंस हो रहे हैं तो क्या होगा? XL इज इक्वल टू XC, और XL हो गया ओमेगा L इज इक्वल टू XC इज गिवन 60. ओमेगा कितना? 100 हर्ट्ज, तो 2 पाई इंटू एफ इंटू एल इज इक्वल टू 60. अब इन्होंने बोला पाई को 3 ले लो, तो L इज इक्वल टू 60 अपॉन 600, 0.1 हेनरी. ठीक है बच्चों? आयुष, शिवांशी, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, when 100 volt DC is applied, current 1 ampere flow. When 100 volt AC is applied, current is 0.5. The resistance and inductance of coil. इससे एक चीज तो पता चलती है, सर्किट में एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है, लेकिन डीसी में इंडक्टर का कोई काम नहीं होता. ठीक है, तो डीसी रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? डीसी वोल्टेज अपॉन डीसी करंट, इससे तो आ जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस. तो कितना आ गया? 100. अब एसी से हमें मिलता है इंपीडेंस, तो इंपीडेंस होता है वीएसी अपॉन आईएसी. हमेशा इस टाइप के सर्किट में यही ध्यान रखना, इस टाइप के जब डीसी और एसी मिक्स होगा तो डीसी से हमेशा रेजिस्टेंस मिलेगा और एसी से इंपीडेंस मिलेगा. तो AC हो गया 100 अपॉन 0.5 यानी 200 ओम, राइट. अब Z स्क्वायर होता है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. ठीक है, तो XL स्क्वायर हो गया 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर. ठीक है, अब ये हमको दिए, हमको निकालना है L, तो XL स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 4 0 4 3 इंटू 4 0 है ना. नाउ पाई स्क्वायर इज गिवन एज 10, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 इज 2500 इंटू L स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो 25 इंटू 400, तो ये हो गई, ये चारों जीरो खत्म हो गए है ना. तो L स्क्वायर, L इज इक्वल टू √3/10 है ना. कैलकुलेट कर लो कितना आएगा? 0.3, √0.3. सो कौन सा है?
ये वाला है ना, 100 ओम रूट 0.3 हेनरी। नाइन्थ, रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, पीक वैल्यू निकालनी है। आरएमएस वैल्यू तो निकल जाएगी। आरएमएस वैल्यू कितनी होगी 200 अपॉन 40 तो 5, तो पीक वैल्यू कितनी हो गई 5√2। 5√2 7 होता है। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसमें ना शायद कॉस्ट में दे रखा हाँ कॉस में आएगा, इसको चेंज कर लो, दैट विल बी कॉस ओमेगा टी। 8 साइन ओमेगा टी प्लस 6 कॉस ओमेगा टी। 8 साइन ओमेगा टी प्लस 6 कॉस ओमेगा टी। साइन एंड कॉस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन्स 8 and 6 आर परपेंडिकुलर, तो नेट कितना आ गया 10। 8 और 6 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो नेट 10 आ गया, राइट। सो दैट मीन्स जो पीक वैल्यू है वो कितनी है 10, तो E नॉट इज इक्वल टू 10। हमको निकालना क्या है RMS, तो RMS हो जाएगी 10/√2, दैट इज 5√2। ओके, ठीक है बच्चों, कनिष्का समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, सो अब जैसे इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ 220 के उसमें, तो हम इसे आरएमएस भी लेंगे ना। like it is written as 220 50 hertz, so that will be RMS. इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी, तो आपको पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहिए। I इज इक्वल टू V/XL है ना। I इज इक्वल टू V/XL, तो पहले हमको XL चाहिए। XL इज 2πfL, 2πf 3.14 है ना, 314, ठीक है। सो I इज इक्वल टू 220 अपॉन 314, दैट इज लगभग 0.7 अप्रोक्सीमेटली, तो इट विल बी 0.7। पीक वैल्यू निकालनी है ना, 0.7√2 लगभग 0.98, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सो दैट विल बी 1 एम्पियर। ट्वेल्थ, an inductive coil has a resistance of 100 ohm. When an AC signal 1000 Hz is applied, the voltage leads the current by 45 degree. The inductance of the coil. देखो 45 डिग्री एंगल होने का मतलब क्या होता है, अगर मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल से देखो, ये x होता है, ये r होता है, तो phi इज इक्वल टू 45 डिग्री मतलब x इज इक्वल टू r। ये ध्यान रख लो, 45 डिग्री है तो x इज इक्वल टू r हो गया, तो XL कितना आ गया 100, XL इज इक्वल टू 100, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000, तो 2 पाई
इंटू 1000 इंटू L इज इक्वल टू 100, तो L इज इक्वल टू 1/20 पाई, दैट इज 1/20 पाई। सो इसका और कोई तरीका था इसे करने का? इसका तरीका वो है, अब इम्पीडेंस cos phi इज इक्वल टू R/Z, उससे Z की वैल्यू निकाल ली हाँ Z निकाल और के, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट हाँ मैंने किया tan phi इज इक्वल टू R/X से, X/R से, एक ही बात है। 13th, a resistor, a capacitor C are connected in series of RMS voltage 5 volt. If the RMS voltage across C is 3, then across R total voltage square is equal to VR square plus VC square, क्योंकि इंडक्टर तो है नहीं इसमें। टोटल V कितना है 5, C कितना है 3, तो VR इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, राइट।